जय हिंद फ्रेंड्स। आज से मैं आप लोगों को इतिहास और इतिहास में मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ठीक है मुगल डायनेस्टी यानी मुगल काल समझाने वाला हूँ। पूरा मुगल काल A to Z हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो भी डिटेल्स के साथ। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी इतिहास पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़े हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरी कहानी एक सीक्वेंस में है ना आपके दिमाग के अंदर फीड कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप पूरा वीडियो को धीरे धीरे जैसे वीडियो अपलोड हो आप पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तभी आपको कहानी समझ में आएगी, वरना आप जैसे वीडियो को स्किप करेंगे आपके दिमाग से कहानी भी स्किप हो जाएगी और आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ ले सकें और कॉन्सेप्ट सीख सकें। ठीक है, तो चलिए मुगल डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं। मुगल काल देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुगल काल दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक को बोलते हैं पूर्व मुगल काल और एक को बोलते हैं उत्तर मुगल काल। ठीक है, जो पूर्व मुगल काल है यानी जिसे हम मुगल काल कह सकते हैं, पूर्व मुगल काल यानी मुगल काल, समझ में आया? उत्तर मुगल काल का मतलब क्या होता है कि जो मुगल काल के जस्ट बाद मुगल काल है ना, कुछ ऐसे शासक हैं जिन्होंने कुछ बेहतरीन वर्क ही नहीं किया है, उन्हें उत्तर मुगल काल में बांट दिया गया है। क्लियर? और जो कि बेहतरीन वर्क किए हैं, कार्य किए हैं, उसे मुगल काल में रखा गया है। क्लियर? तो चलिए अब समझते हैं। देखिए, मुगल काल को दो भागों में बांटा गया। तो जो पहला मुगल काल का टाइम पीरियड है वो है 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक। लिखा हूं बोर्ड पे, देखिए 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक ये मुगल काल बटा हुआ है। जो उत्तर मुगल काल है वो 1707 से लेकर के 1857 यानी 58 तक ये बटा हुआ है उत्तर मुगल काल। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि 1707 के बाद ये उत्तर मुगल काल आया? तो देखिए, जब शासक यानी मुगल काल का शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उस समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे तमाम छोटे छोटे मुगल शासक आते हैं जो दिल्ली की गद्दी को सही तरीके से संभाल ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण इतिहासकारों ने उनके काल को उत्तर मुगल काल कह दिया। क्या कह दिया? उत्तर मुगल काल। ठीक है, तो उत्तर मुगल काल जो है कि 1707 से 1857 जो क्रांति होगी 1857 की, आपको पता है बहादुर शाह जफर जो है कि दिल्ली से 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था, वो मुगल काल का ही शासक था। ठीक है, बट वो योग्य शासक नहीं थे ये लोग, इसीलिए इनको उत्तर मुगल काल में रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुगल काल यानी 1526 से लेकर के 1707 तक। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक कौन कौन से शासक जो है कि दिल्ली और आगरा की गद्दी पे शासन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले 1526 ईस्वी में आता है बाबर। कौन आता है? बाबर। जब मैं स्टार्ट करूंगा बाबर की कहानी तो मैं बताऊंगा बाबर कैसे भारत आता है, क्या हुआ था उसके साथ कि भारत आया। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर भारत आता है और 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक बाबर गद्दी पर बैठा रहता है। जब 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद इसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठता है। ये 1530 से लेकर के 1540 तक बैठता है। कब तक? 40 तक। और इस हुमायूं को एक
अफगान शासक होता है जिसका नाम होता है शेर शाह सूरी, इसे 1540 में हुमायूं को दिल्ली छोड़ के भागने पर मजबूर कर देता है। जब ये हुमायूं दिल्ली छोड़कर भाग जाता है तो 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक शेर शाह सूरी जो है यानी सूर डायनेस्टी जो होती है, सूर डायनेस्टी वो शासक करती है। ठीक है, शेर शाह सूरी करता है, उसके बाद सिकंदर शाह सूरी करेगा। ठीक है, तो ये शासक आ जाते हैं। क्लियर। तो शेर शाह सूरी 1540 और 1555 के बीच में यानी रहता है कौन? शेर शाह। शेर शाह शासक होता है यानी 1540 से 1555 तक ये होती है सूरी डायनेस्टी यानी सूरी वंश। याद रखिएगा, सूरी वंश। ठीक है, तो सूरी वंश का शासक कब से कब तक रहता है? तो 1540 से 1555 ईस्वी तक। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या होता है कि 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः दिल्ली पे और आगरा की जो एरिया था उस पे हमला करके सूरी डायनेस्टी के जो शासक होता है उसे बुरी तरह से मार देता है, हरा देता है। और हराने के बाद पुनः भारत में एक बार आ जाता है 1555 में आता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। अब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं का पुत्र होता है जिसका नाम होता है अकबर। क्या नाम होता है? अकबर। अब अकबर गद्दी पर बैठता है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। कब तक? 1605 ईस्वी तक। उसके बाद अकबर की जब मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, तो इसका पुत्र जहांगीर है ना, जिसे सलीम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जहांगीर गद्दी पर बैठता है 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी के बाद 1627 ईस्वी में जहांगीर की भी मृत्यु हो जाती है और जहांगीर की मृत्यु के बाद इसका पुत्र शाहजहां यानी खुर्रम गद्दी पर बैठता है। ये वही शाहजहां है जो आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाएगा, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाएगा और बहुत तमाम चीजें यानी पूरा वास्तुकार का जनक ये शाहजहां होगा। पूरा वास्तुकार बनवाएगा, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनवाएगा ये शाहजहां। क्लियर। तो जब शाहजहां 1627 से लेकर के 1658 तक गद्दी पर रहता है, उसके बाद शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। मैं आगे समझाऊंगा कि शाहजहां का पुत्र जो औरंगजेब होता है ना, शाहजहां को बंदी बना लेता है और आगरा के लाल किले में बंद कर देता है। ठीक है, जिसमें 8 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। ठीक है, और शाहजहां की मृत्यु के बाद इसका पुत्र औरंगजेब गद्दी पर बैठता है 1658 ईस्वी में। जब 1658 ईस्वी में बैठता है और यह 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक बैठता है और ये सबसे क्रूर शासक होता है औरंगजेब। यह औरंगजेब वही औरंगजेब है जिसने सिख गुरुओं को, एक सिख गुरु थे, आगे कहानी में बताऊंगा, जिनका हत्या यानी फांसी की सजा कह सकते हैं, इन्हें सुनाया था और उन्हें फांसी पे लटकाया था या हत्या करवा दिया था, आप कह सकते हैं। तो ये थी औरंगजेब यानी 1707 ईस्वी तक। मैं आपको बता दूं, पूरे मुगल काल में सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले शासक दो ही हैं, एक है अकबर और एक है औरंगजेब। अकबर जो है कि टोटल 49 वर्ष तक शासन किया है और औरंगजेब भी 49 वर्ष तक शासन किया है। ठीक है, और दोनों ही अकबर का जो काल होता है ना उसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा चीजें ये अकबर, क्योंकि अकबर जो है कि जिस धर्म का था उस धर्म से ज्यादा सपोर्ट अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी महत्व उतना ही देता था जैसे उसका खुद का धर्म है। ठीक है, लेकिन औरंगजेब इतना क्रूर शासक होता है कि सिर्फ अपने धर्म को ही आगे लाता है, जिसके कारण 1707 में जब इस औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि औरंगजेब की मृत्यु कैसे होती है। ये भी बताऊंगा कि औरंगजेब गद्दी पर बैठा कैसे, क्या हुआ था, क्योंकि औरंगजेब अकेले नहीं था, औरंगजेब के कई भाई थे। ठीक है, ये सब चीजें डिटेल्स के साथ आपको कहानी में पूरा समझाऊंगा A to Z। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। बाबर को स्टार्ट करते हैं, पढ़ना समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बाबर का जो टाइम पीरियड है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक भारत के अंदर रहा।
तो भारत के अंदर बाबर जो है कि 1526 में कैसे आया, क्यों आया, ये सब डिटेल्स समझाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले चलते हैं बाबर की कहानी में, बाबर आखिर में था क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा। कौन थे? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो है कि इराक में एक जगह है उज्बेक, वहाँ के शासक हुआ करते थे। तो इराक के लोगों ने यानी उज्बेक वालों ने उमर शेख मिर्जा को वहाँ से भगा दिया। क्यों भगा दिया? आपको पता है इराक जैसे देशों में सबसे ज़्यादा पेट्रोल की मात्रा निकलती है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थ वहाँ पे निकलती है। तो हुआ क्या कि पेट्रोलियम पदार्थ निकलती थी और ये जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्जा, इन्होंने उस पेट्रोलियम के पदार्थ पे अपना क्या बोलते हैं कि जिसको वर्चस्व बोलते हैं, है ना, वर्चस्व जमाने लगे, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने इन्हें भगा दिया। दूसरा रीजन क्या है, वहाँ पे खाने की चीज़ें बड़ी दिक्कत थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ ही निकलता था, वो खाने के लिए बड़ी ही दिक्कत हुआ करती थी। ठीक है, तो उज्बेक वालों ने बाबर के पिता यानी उमर शेख मिर्जा को इराक से भगा दिया। जब भगा दिया तो ये बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा भागते भागते अफगानिस्तान चले आए। कहाँ चले आए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इन्होंने अपना एक शहर बना लिया, एक गांव बसा लिया जिसे फरगना कहते हैं। और फरगना बसाने के बाद वहीं पे ये शासक बने, है ना, उमर शेख मिर्जा। और वहीं पे बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। जब बाबर का जन्म हो जाता है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, तो उमर शेख मिर्जा की जो कि तबीयत बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे बाबर जो है कि लगभग 11.5 वर्ष का होता है, उस समय उसके पिता की देहांत हो जाती है। अब बाबर के पास एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अब जो है कि जो इराक से भागकर ये लोग आए थे फरगना कहाँ है? तो अफगानिस्तान के काबुल वाले एरिया के पास। तो वहाँ पे जब ये लोग भाग के आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या इनके पास यही थी कि खाने के लिए था ही नहीं कुछ, खाने के लिए बड़ी ही दिक्कत थी। बाबर जो है कि एक बात तो जानता था कि अगर मैं खाने की चीज़ें की तलाश के लिए अगर इराक के तरफ जाता हूँ तो जो मेरे पिताजी के साथ हुआ था, जो बाबर ने कहानी में सुना था अपने पिताजी से, तो उसको डर हो गया था कि मैं इराक के तरफ नहीं जाऊँगा। लेकिन बाबर को एक कहानी और भी पता था कि एक बार ऐसा शासक हुआ करता था भारत के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान था, जो मोहम्मद गौरी को यहाँ से मार भगाया था पहले बार में। तो ये डरता था बाबर कि भारत के तरफ भी नहीं जाएंगे और उधर भी नहीं जाएंगे तो फिर जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो बाबर के मम्मी जो है कि कुतलुग निगार, उनकी मम्मी का नाम होता है बाबर का कुतलुग निगार, है ना। इसकी जो मम्मी होती है इनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब बाबर के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है एक फरगना के रूप में। फरगना जो उसका साम्राज्य था, उस साम्राज्य की जिम्मेदारी बाबर के ऊपर आ जाती है। ये लगभग 11.5 वर्ष का जब था, यानी 1494 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाता है। 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब ये गद्दी पर बैठने के बाद जो है कि अपना वो वहाँ का फरगना का एरिया चला रहा होता है। ठीक है, तो इसी बीच में बाबर जो है कि बाबर के पास एक लेटर जाता है। क्या जाता है? लेटर। और वो लेटर भारत के अंदर से जाता है। और भारत में जो उस समय लोदी डायनेस्टी का शासक हुआ करता था, इब्राहिम लोदी जब शासक था तो इब्राहिम लोदी के दुश्मन भी थे, है ना। तो दुश्मनों ने देखा कि बाबर जो एक बहुत ही भयानक शासक है ना, उन्होंने देखा कि बाबर को क्यों न बुलाया जाए। लेकिन उनके अंदर डर था कि कहीं इब्राहिम लोदी को पता न चल जाए कि बाबर को हमने बुलाया है। ठीक है, तो अभी इसके आगे की कहानी देखेंगे, बट थोड़ी सी जानकारी और बता दूं कि देखिए बाबर जो है कि बड़ी ही उदार था, है ना, उदार प्रवृत्ति का था, बड़ी उदारता लोगों के प्रति दिखाता था, है ना। इसलिए इसके उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंदर। और बाबर का अर्थ होता है शेर। क्या होता है? शेर। ठीक है,
अब देखिए, जब बाबर अपने यहाँ एरिया जमा लिया तो जमाने के बाद उसकी प्लानिंग हो गई कि चलो अब आसपास के एरिया को जीतते हैं। तो बाबर ने 1504 ईस्वी में अपने फरगना के आसपास काबुल और कंधार को जीता। किसको? 1504 ईस्वी में काबुल और कंधार को जीत लिया। जीतने के बाद ये 1507 ईस्वी में एक पद धारण करता है जिसे पादशाह कहा गया। क्या कहा गया? पादशाह। और यही धीरे धीरे बादशाह हो गया। क्या हो गया? बादशाह। तो आपको समझ में आया क्यों बादशाह कहा जाता था मुगल वालों को? तो आपको समझ में आया कि जब 1504 ईस्वी में जब काबुल और कंधार वाले एरिया को जीत लिया कौन? बाबर, तो उसके उपलक्ष्य में 1507 ईस्वी में पादशाह यानी बादशाह पद धारण करता है। अब जो है कि बाबर की प्लानिंग तो काबुल और कंधार जीत लिया, अब उसके जस्ट आगे आता है तो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान वाले से एरिया जस्ट आगे आता है तो एक भीरा का किला था। क्या था? भीरा का किला। 1519 ईस्वी में भीरा का किला जो बाजौर राजस्थान वाला है उस पे हमला करता है पहली बार। याद रखिएगा, बाबर जो है कि भारत में पहली बार कब हमला करता है? 1519 ईस्वी में, जो कि भीरा के किला पर हमला करता है। बाबर जो है कि टोटल भारत में 5 बार हमला करता है। कितनी बार? 5 बार हमला करता है। पहला हमला यही है कि भीरा का किला यानी 5 बार आक्रमण किया है बाबर ने। ठीक है, तो पहला ये 1519 ईस्वी में भीरा के किला पर आक्रमण करता है और भीरा के किला को जीत लेता है। अब ये बात पता चलती है, जो इब्राहिम लोदी के दुश्मन होते हैं उनको पता चलता है कि अच्छा, एक बाबर भी नाम का व्यक्ति है जो भीरा के किला को जीत लिया। तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाई कि क्यों ना बाबर को कहा जाए कि भाई तुम जो शासक दिल्ली में बैठा हुआ है उसको हरा के जितना तुम्हें धन दौलत लूटना है लूट के लेके चले जाओ और पुनः वो दिल्ली की गद्दी हमें वापस कर दो। तो बाबर को ये लोग इनवाइट करते हैं। अब इनवाइट कौन करता है ये देखिए। जो शासक बैठा था लोदी डायनेस्टी का, जो शासक हुआ करता था इब्राहिम लोदी। जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा, ठीक है, तो उसके चाचा आलम खां लोदी और एक पंजाब का सूबेदार था दौलत खां लोदी, ये दोनों दुश्मन हुआ करते थे। और राणा सांगा, ये 3 लोग मिलके बड़ी दुश्मनी करते थे। बट आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी है ना, जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां, इन लोगों ने एक लेटर भिजवाया बाबर के पास कि बाबर आओ, तुम यहाँ पे जितना लूटना है लूट के लेके जाओ, बहुत ज़्यादा धन दौलत है और इस पूरे एरिया को फिर हमें सौंप देना। अब ये बात होती है तो जब भी बाबर क्या करता है कि यही प्लानिंग में था कि हम तो इराक जा नहीं सकते और इधर आ नहीं सकते, क्योंकि धीरे धीरे 1519 में आ ही चुका था, ठीक है, लेकिन उसे एक और अच्छा मौका मिल गया कि यहाँ के लोगों ने खुद ही उसे इनवाइट कर दिया। अब बाबर इस मौका को गंवाना नहीं चाहता था। अब हुआ क्या कि बाबर जो है कि भारत में आता है और भारत में आया 1526 ईस्वी में और पानीपत का पहला युद्ध होता है किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का जो पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ये बता दूं कि पानीपत हरियाणा में है, आप लोग जानते होंगे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। क्यों इब्राहिम लोदी हार जाता है? तो मैंने अभी बताया कि जो बाबर को बुलाने वाले लोग थे वो इब्राहिम लोदी के साथ गद्दारी कर दिए, जिसके कारण इब्राहिम लोदी हार गया। ये पहला ऐसा लोदी डायनेस्टी का शासक है या पूरा सल्तनत काल का ऐसा शासक है जो युद्ध स्थल में ही मारा गया है ना। बाकी लोग युद्ध स्थल में नहीं मारे गए हैं। ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक है जो युद्ध स्थल में मारा गया, वो है इब्राहिम लोदी। ये युद्ध स्थल में ही मारा गया। बाबर ने पहली बार जो कि तुगलमा पद्धति और तोप खाने का प्रयोग किया, यानी तोप चलाया। इस पानीपत के पहले युद्ध में तोप का प्रयोग किया था, यानी जो आज समझे टैंकर जो होते हैं ना, जो गोला बारूद फेंकने वाले, वो तोप का प्रयोग किया बाबर जो है कि इसी पानीपत के पहले युद्ध में। तो आपसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। पहला कि बाबर ने पहली बार
कब आक्रमण किया था भारत के ऊपर? तो 1519 में भीरा के किला पर, यानी जो बाजौर में है। बाबर ने किस युद्ध में तुगलमा पद्धति यानी तोप खाने का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर जो है कि इसमें जीत जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। अब जो है कि जो बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया, उस तोपखाने को चलाने के लिए दो लोग थे। कौन कौन? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। यानी चलाने के लिए, तोपखाने को चलाने के लिए दो समझ एक निशानेबाज थे, वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। इन्होंने मिल करके उस तोपखाने का प्रयोग किया और बाबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत दिलाई। बाबर जो है कि अब जीत गया। अब भारत में बहुत ज़्यादा उस एरिया से लूटा, यानी इब्राहिम लोदी जहां का शासक दिल्ली का था, पूरे दिल्ली वालों को लूट लिया। अब लूटने के बाद ये देखा कि अब लोग जो इब्राहिम लोदी के दुश्मन थे, यानी आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी, वो ये सोच रहे थे कि अब बाबर जाएगा, अब बाबर जाएगा। बट बाबर तो जा ही नहीं रहा वापस। बाबर धीरे धीरे यहाँ पे रहा 2 से 3 महीने, और उसको यहाँ का जो सभ्यता है, कल्चर है, मानसून है, मौसम है, यहाँ की खाने की जो चीज़ें हैं बहुत ही पसंद आई और वो जाना छोड़ दिया, है ना। वो कहा कि अब हम कभी फरगना के तरफ नहीं जाएंगे, यानी अफगानिस्तान वाले में नहीं जाएंगे, और बाबर यहीं पे रुक गया। अभी मैंने बताया था कि दुश्मन हुआ करता था इब्राहिम लोदी का राणा सांगा भी। तो राणा सांगा ने देखा कि एक तो दुश्मन था ही, है ना, इब्राहिम लोदी, एक और आ गया उसके जगह पे, उसको तो मार दिया और बाबर आ गया। अब जो है कि राणा सांगा से रहा नहीं गया, उसने 1527 ईस्वी में ठान लिया कि कुछ भी हो बाबर से युद्ध करेंगे। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। किसका? खानवा का युद्ध। आपको बता दूं कि खानवा जो है कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है ना, उत्तर प्रदेश में ही है। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा है। तो 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है ना। बाबर जो है कि जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। राणा सांगा जब हार जाता है तो राणा सांगा ने फिर सोचा था कि फिर हमला करेंगे, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा क्या होता है कि राणा सांगा को 1528 ईस्वी में जहर दे दिया जाता है, जिससे राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? अब याद रखिएगा कि राणा सांगा की एक पत्नी भी होती है, जो आगे चलकर जो है कि बाबर का जो पुत्र आएगा हुमायूं, है ना, हुमायूं के शासन काल में जो है कि हुमायूं के लिए एक पत्र भेजेगी। मैं आगे की कहानी बताऊंगा। तो ये राणा सांगा की क्या हो जाती है कि मृत्यु हो जाती है जहर देने के कारण 1528 ईस्वी में। फिर जो है कि बाबर के साथ एक और युद्ध होता है, जिसमें मेदनी राय करके एक शासक होते हैं जो बाबर के साथ युद्ध करते हैं। ये 1528 ईस्वी में। फिर 1528 ईस्वी में बैटल ऑफ चंदेरी, यानी चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसमें बाबर फिर से जीत जाता है। और इस युद्ध में भाग लेने वाले मेदनी राय बुरी तरह से मारे जाते हैं। यानी बाबर जीत गया, फिर मेदनी राय हार गया। आपने देखा कि अभी बाबर जो है कि धीरे धीरे युद्ध करके जीतता जा रहा है। 26 में जीता इब्राहिम लोदी से, 27 में राणा सांगा से और 28 में मेदनी राय से। ठीक है। उसके बाद 29 में एक युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध, जो गोरखपुर में, यानी उत्तर प्रदेश गोरखपुर में होता है, अफगानों से। किससे? अफगानों से। याद करिए कि जो अभी मैंने बताया कि इब्राहिम लोदी, बता दूं कि इब्राहिम लोदी अफगानी शासक था। कौन सा शासक था? अफगानी शासक। और अफगानी और बाबर के बीच में, मुगल साम्राज्य के बीच में बिल्कुल ही नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, जिसके कारण हुमायूं को भी अफगान वाले भगाएंगे। शेरशाह सूरी आएगा, वो अफगानी शासक था। अब क्या होता है कि 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध जो होता है बाबर और अफगान के बीच में, बाबर फिर भी जीत जाता है और अफगान वाले हार जाते हैं। अब जो है कि बाबर की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है। लगभग जो है कि वो 47 यानी 47 साल का हो चुका है। अब जो है कि उसको 1530 ईस्वी में, यानी 48 वर्ष की अवस्था में, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है 48 वर्ष की अवस्था में। जब उसका मृत्यु होता है तो उसे
आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। कहाँ पे? आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है। ठीक है, जब बाबर की मृत्यु होती है तो उसको कहाँ? आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, लेकिन बाद में उसे उसके शव को निकाल कर काबुल ले जाके यानी अफगानिस्तान में दफनाया गया। ठीक है, अब एक बात और सुनिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है किसकी? बाबर की। मैंने अभी आपको बताया था कि राणा सांगा को जहर दे के मारा गया था। राणा सांगा की पत्नी जो थी वो बदला लेना चाहती थी और उसने भी क्या किया? जहर दे करके कहा जाता है कि बाबर को ये राणा सांगा की पत्नी जो है कि जहर दे करके मारी थी। ठीक है, ये बात कहाँ पता चलता है तो आपको आगे पढ़ाऊंगा। हुमायूं नामा है ना, हुमायूं के शासनकाल में जो हुमायूं की आत्मकथा है हुमायूं नामा, ठीक है, उसमें ये बातें बताया गया है। क्लियर? अब मैं बताऊंगा कि कौन हुमायूं नामा लिखा था, बिल्कुल आप चिंता न करें। अब हुआ क्या कि इसकी मृत्यु हो जाती है। अब समझते हैं कि इसकी आत्मकथा यानी बाबर की आत्मकथा क्या है। देखिए, बाबर की आत्मकथा जो बाबरनामा क्या है? बाबरनामा। मैं आपको एक बात बताऊं कि पूरा मुगल साम्राज्य में केवल बाबरनामा ही ऐसी पुस्तक है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। इसके बाद जितने भी पुस्तक आएंगे जो मुगल साम्राज्य में लिखे जाएंगे वो सब फारसी भाषा में होंगे। किसमें? फारसी भाषा में। तो जब ये तुर्की भाषा में लिखा गया बाबर की पुस्तक जो बाबरनामा, बाबर ने यही लिखा था, वो भाषा था कौन सा? तो मैंने बताया तुर्की भाषा। यहाँ पे लिखा भी हूँ तुर्की भाषा। बाद में चल के एक अब्दुल रहीम खाने खाना होते हैं जो आगे बताऊंगा अकबर के शासनकाल में आते हैं। ठीक है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करते हैं कि तुजुक ए बाबरी नाम से बाबरनामा का जो फारसी अनुवाद कर देते हैं, यानी बाबरनामा को फारसी में लिखते हैं, तुजुक ए बाबरी करके अनुवाद कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा को फारसी में किसने अनुवाद किया था? वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, कौन सी ऐसी पुस्तक है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी मुगल काल में? तो याद रखिएगा बाबरनामा। उसके बाद इसने बाबर ने सड़क मापने का पैमाना भी जारी किया था जिसे बोलते हैं गज ए बाबरी। क्या बोलते हैं? गज ए बाबरी। यानी बाबर ने सड़क मापने का पैमाना भी जारी किया था, गज ए बाबरी। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको बाबर से रिलेटेड सब कुछ याद रखना था। एक बार फिर से मैं फास्ट रिवीजन कराता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बाबर का अर्थ होता है शेर। बाबर का पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का कुतलुग निगार। बाबर जो है कि 14 फरवरी 1483 को जन्म होता है फरगना में और 1494 को गद्दी पे बैठता है, लगभग 11.5 वर्ष में। ठीक है, अब इसने 1504 में काबुल और कंधार को जीत लिया। 1507 में पादशाह पद धारण कर लिया। क्लियर? ये आक्रमण 5 बार करता है भारत के ऊपर। 1519 में भीरा के किला पर हमला करता है और भीरा के किला को जीत लेता है। फिर 1526 ईस्वी में ये पानीपत का पहला युद्ध लड़ता है जिसमें जो कि बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और इसी युद्ध में पहली बार तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल करता है, तोप खाने का प्रयोग करता है जिसके निशानेबाज थे चलाने वाले उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। 1527 ईस्वी में युद्ध होता है खानवा का युद्ध, है ना। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है जिसमें बाबर जीत जाता है और राणा सांगा मारे जाते हैं। मारे जाने का मतलब मैंने बताया 1528 में उनको जहर दे दिया जाता है। फिर उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध होता है। बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय हार जाते हैं। फिर 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अफगान और बाबर के बीच में, जिसमें अफगान हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बाबर को जहर दिया गया था, आगे मैं बताऊंगा हुमायूं नामा पुस्तक में कहा गया है। उसके बाद बाबर की जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई थी जिसे बाद में फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। उसके बाद क्या होता है कि इसने एक सड़क मापने की पैमाना यानी गज ए बाबरी नाम से ये पद्धति लॉन्च किया था और ये पूरा था बाबर का इतिहास। बाबर का इतिहास पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट
ले लीजिए। ठीक है, तो ये था पूरा बाबर का इतिहास। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आया ना तो फिर भी आप इसको बार बार जब वीडियो को देखोगे तो आप हर एक चीज़ बड़ी ही आसानी से सीख पाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।